अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट अप्रोच की बात मुझे समझा रहे थे और आप बता रहे थे कि समटाइम्स स्ट्रेटजी फेल भी हो जाती है। सही है। हमने जब सीज़ फायर की बात शुरू हुई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो आपसे सवाल किया कि क्या ये तोड़ पहुँचेगा मामला, तो आपने तब एक प्रेडिक्शन की थी। सबसे पहले आपने क्या नक्शा खींचा था वो शामिल करेंगे, फिर मैं आती हूँ आज की तरफ। ये मामला टर्की में सेटल नहीं होगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे एंड अगेन वी विल गो एंड, तो ये चलेगा सिलसिला। TTA जो है वो TTP के ख़िलाफ़ अभी तैयार नहीं है। अभी बहुत सी लेवरेज आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा। आपको अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, सबको अपने साथ लेना पड़ेगा जी, और एक यूनाइटेड फ्रंट तालिबान के ख़िलाफ़ करना पड़ेगा, जिसमें फिर कोई ना कोई मज़ाकरात के ज़रिए कोई डील हो जाए कि ठीक है आप TTP को हम फ़र्क करते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे ही चलेगा ये। अच्छा, इसमें तो आपने आइंदा का रास्ता भी तजवीज़ कर दिया था, लेकिन वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच की बात के पहले तालिबान के साथ जो मामलात हुए वो इनडायरेक्ट हुए, अब डायरेक्टली हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मुसालहतकार दोहा में, जिन्होंने सीज़ फायर कराया और उसके बाद दूसरी बैठक इस्तांबुल में हो रही है तुर्की के ताउन से। लेकिन एक मुकाम पर आकर 18 घंटे, समटाइम्स इससे भी ज़्यादा वक्त लेकर 3-3, 4-4 बैठकें हुई और नतीजा 0/0। हमारा डेलीगेशन एयरपोर्ट पर पहुँच गया, तुर्की ने मुदाखलत की और कहा कि आप दोबारा वापस आएँ एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर, और अब दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वही बात के कील निकाले बगैर मरहम पट्टी की कोशिश की जा रही है, कील वहीं का वहीं है, तो अब जो मुज़ाकरात होंगे क्या इसके नताइज पहले से मुख्तलिफ हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की कोशिश है कि कोई सलूशन निकले। अफ़गानिस्तान के अंदर डिवीज़न है। एक तरफ कंदाहार के लोग हैं जिनका ये फ़ैसला है कि हिंदुस्तान के साथ करीब होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लेवरेज बढ़ सके। दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्ट्री और काबुल के लोग हैं जिनका पुराना एक ताल्लुक़ है विद पाकिस्तान एंड दे आर लेड बाय द हक़ानीज़ जी। अच्छा, ये एक अंदर एक कशमकश चल रही थी। उसमें जो पहला राउंड टॉक्स का हुआ जी, जो कि दोहा में हुआ, वो पहला राउंड जो था दैट वाज बिटवीन द कंदाहार पीपल एंड द पाकिस्तानीज़। कंदाहार से मुराद डिफेंस मिनिस्ट्री, वो कंदाहार के लोगों के कंट्रोल में है और मुल्ला याकूब उसको लीड कर रहे थे जी। और इन्हीं के लोग थे जिन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर को भेजा था टू दिल्ली, और उधर से हिंदुस्तान भी काफ़ी आवाज़ें निकाल रहा था कि अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, और तालिबान को गाइड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अब टर्की में जो हुआ जी, पहले तो टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई दोहा में, फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि चलो टर्की जाके 1-2 राउंड और लगा लेते हैं। अब जब वहाँ गए तो वहाँ कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तब्दीली हुई। अच्छा। हमारी तरफ से आपको पता है ख्वाजा आसिफ थे इन दोहा राउंड में। हाँ, दोहा राउंड में तो हमारी तरफ से इस दफ़ा DGMO है और उनके साथ को फॉरेन ऑफिस के लोग हैं। उनकी तरफ से पहले मुल्ला याकूब थे जी, और अब इंटीरियर मिनिस्ट्री के नंबर सिराज हक़ानी के नंबर 2 जी, वो लीड कर रहे हैं। रहमतुल्लाह नजीब, हाजी नजीब कहते हैं इनको जी, वो लीड कर रहे हैं। तो दोनों ने कोशिश की है कि दोनों की तरफ से कोई लचक पैदा हो और जो लीड कर रहे हैं नेगोशिएशंस, उनको थोड़ा बहुत लेवरेज दिया जाए, उनको थोड़ी सी स्पेस दी जाए। तो कोशिश तो जारी है दोनों की तरफ से कि कोई ना कोई रास्ता निकले, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है फ्रॉम दोहा एंड फ्रॉम टर्की एंड फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज़ ऑल्सो। मगर इशू बहुत टेढ़ा है और वो उसमें जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर कोई फ़ैसला नहीं हो जाता कि कौन सा ग्रुप जो है वो हावी होगा और क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, स्पेशली इन रिलेशन टू पाकिस्तान, मैं नहीं समझता ये मामला हल होगा। और तो इसलिए अब पाकिस्तान ने तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत सख्त बयान दिए जी, यहाँ तक कि अब जो बयान आ रहे हैं ख्वाजा साहब के अभी भी यही आ रहे हैं कि ऐसे लगता है कि नेगोशिएशंस के दौरान ये अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो उठ के जाते हैं और फ़ोन करते हैं। क्या वो काबुल फ़ोन करते हैं, कंदाहार फ़ोन करते हैं या न्यू दिल्ली फ़ोन करते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कहाँ से अपनी एडवाइस ले रहे हैं। क्योंकि जो भी तजवीज़ डिस्कस होती है थोड़ी सी नरमी नज़र आती है अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो फिर वो फ़ोन कॉल के बाद
वो तब्दील हो जाती है, हार्ड लाइन आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जब मामले हो ना आयशा, तो फिर ग्राउंड के ऊपर सेटलमेंट होती है, टेबल के ऊपर सेटलमेंट नहीं होती। हमेशा टेबल के ऊपर सेटलमेंट उस वक्त होती है जब ग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई डिसाइसिव फैक्टर हो जाए, तो कोई हावी हो जाए तो फिर आप टेबल के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर वहाँ आप हावी नहीं होते, ये स्टेलमेट होता है, तो टेबल के ऊपर भी स्टेलमेट होगा, कोई कंसेशन नहीं देगा। अच्छा। सो बेसिकली आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट ये एक तरफ से वो तैयार नहीं है हमें कहने के लिए कि जी हम लिख के नहीं देना चाहते वो जी। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लिख के दें कि आप टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप रोकेंगे उनको, और कैसे रोकेंगे वो भी लिख के बताएं ना हमें, कैसे रोकेंगे, और अगर ऐसे होता है तो आप क्या करेंगे, ये लिख के दें हमें, इसको डिफाइन करें। अच्छा। वो तैयार नहीं है ये करने के लिए। ठीक। सो आई थिंक, और इसीलिए हो ये रहा है कि आगे बातें भी हो रही हैं और ये जंग भी जारी है, हमारी तरफ से भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मारे जा रहे हैं खारजी, और अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द बॉर्डर भी हो रहे हैं, और उनके जो हैं यहाँ अटैक्स आ रही हैं टीटीपी की। सो ये टॉक फाइट है, मगर मेरा ख्याल है टॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब फिर एक राउंड होगा और फाइट। अच्छा। टेबल के ऊपर जाएंगे ये, मगर अभी एक राउंड और होगा जिसमें आप देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट होगी। रिपोर्टेडली सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने एक जगह खिताब करते हुए, बात करते हुए ये कहा है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मामलात को ख़राब कर रहे हैं, तुंदो तेज़ बयानात को लेकर। अब ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी, तोरा बोरा की मिसाल दी, याद करवाया कि हम ऐसे करेंगे, तो आपके ख्याल में उनका इशारा इन्हीं की तरफ है या वो कुछ और बताना चाह रहे? देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, हक्कानी नेटवर्क जो है ये पाकिस्तान के बड़ा करीब रहा है ड्यूरिंग दी अमेरिकन टाइम्स, और अभी भी दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। कंदाहार वाले जो है ना, दे हैव नॉट बीन इन द सेम पोजीशन। तो आई थिंक मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि शायद अफ़गानिस्तान के अंदर दो चीज़ों की अब हम मुंतज़िर हैं, 2 या 3 चीज़ों। एक तो ये कि ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजी, किस हद तक हम मिलिटरीली उनको समझा सकते हैं और किस हद तक वो नहीं समझने के लिए तैयार। अच्छा। अब देखिए ना, अब वो धमकियां दे रहे हैं ना कि हम सुसाइड मिशंस करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। भर्तियां, रिपोर्टेडली कुछ भर्तियां भी शुरू हो गई खुदकुश बमबारों की। तो इसका मतलब है वो अब करेंगे ना अपनी अटैक्स को जी, जो कि वो कर सकते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर है, और हमारी तरफ से कन्वेंशनल वॉरफेयर है। वी आर नॉट गुरिल्ला आउटफिट, हम तो बमबारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। सो आई थिंक बोथ साइड्स विल, ये राउंड होने वाला है, ये होगा। अच्छा। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या जो उन अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरनल पावर स्ट्रगल है उसका क्या होगा, क्या काबुल जीतेगा या कंदाहार जीतेगा, वो अभी कशमकश शुरू नहीं हुई। वहाँ भी मसला ये है ना कि एक तरफ तो जिन इलाकों में टीटीपी बैठा हुआ है जी, वो एक्चुअली हक्कानी नेटवर्क के इलाके हैं, वो वहाँ उनकी काफ़ी असर रसूख है, मगर वो वहीं वो छुपे हुए हैं या बैठे हुए हैं या शेल्टर लिए हुए हैं। अच्छा, तो एक तो ये है कि हक्कानी नेटवर्क एक लेवरेज है टीटीपी के ऊपर, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ने टीटीपी के साथ काम भी किया है जब टीटीपी पाकिस्तान में थी, और ये लोग भी पाकिस्तान में छुपे हुए थे ड्यूरिंग द अमेरिकन टाइम्स। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हक्कानी नेटवर्क पावर में आ जाता है अफ़गानिस्तान में तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगी। मगर अगर वो नहीं आता तो देन आई थिंक थिंग्स विल गेट वर्स। मगर साथ साथ मैं एक और एरिया की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले अहमद शाह मसूद के साहिबजादे जो ताजिक हैं उनकी तरफ से एक बयान आया जी, और वो इस वक्त ताजिकिस्तान में है, वो अफ़गानिस्तान में नहीं है। उनकी तरफ से बयान ये आया आयशा कि हम पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो इससे मुझे फिर ये समझ आई कि किसी न किसी स्टेज पे नॉर्दर्न अलायंस जो है एक्टिव हो सकता है, वो एक्टिव हो जाएगा, और अगर वो एक्टिव हो जाता है तो इट विल बी अगेंस्ट द तालिबान, और अगर वो तालिबान के ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाता है तो फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो उन्हें शय मिल रही होगी ना, जैसे तालिबान को इंडिया से मिल रही है, नॉर्दर्न अलायंस को भी मिल सकती है। अहमद मसूद साहब हैं उनके साहबजादे, हाँ, लीड करते। तो आई थिंक अभी ये गेम आगे चलेगी। अच्छा। अभी आप देखिएगा कि अफ़गानिस्तान इस वक्त तो सारे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है ना जी। तो अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर शुरू हो जाती है
तो फिर तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाएगी ना। तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन किधर खड़ा है और क्या हो रहा है। बट आई थिंक कंदाहार की जो लीडरशिप इज़ मेकिंग अ बिग मिस्टेक। इस वक्त जो इंटरनेशनल ओपिनियन है इट इज़ अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, और वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ कोई पंगे ले। वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान को स्टेबल पीसफुल होना चाहिए और अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि सिपेक चले आगे बढ़े और अफ़गानिस्तान एक ट्रांजिट कंट्री बने जिसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, चाहे चीन का भी फ़ायदा है, सेंट्रल एशिया का भी फ़ायदा है। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ बैठे हुए हैं। कोई चाइना के ख़िलाफ़ का ग्रुप बैठा हुआ है वहाँ, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ TTP बैठा हुआ है, फिर दाइश बैठी हुई है सबके ख़िलाफ़, फिर वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ख़िलाफ़ भी बैठे हुए हैं लोग वहाँ, रूस के ख़िलाफ़ भी बैठे हुए हैं। और तो इसलिए आई थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये उसी वक्त सॉर्ट आउट होगी जबकि काबुल में जो हुकूमत होगी वो क्लियर होगी अपने माइंड में कि उन्होंने जाना कहाँ है और कैसे क्लीन अप करना है। ठीक। और वो मेरा ख्याल है अभी वक्त लगेगा उसमें। अच्छा सिट साहब, ये ऐसे में जब पहला राउंड भी हुआ और उसके बाद दूसरा भी, अता तारड़ साहब ने जो अपडेट किया हमें सिचुएशन से, वो मॉडरेट सा एक अपडेट थी जो उन्होंने ट्विटर पर दी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के बयान चाहे वो मीडिया से हो या उनके ट्विटर अकाउंट पर बहुत सख्त थे। आपके ख्याल में ऐसे बयानात से फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर या नहीं? देखिए, नुकसान तो कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक हद होती है ना। अब ख्वाजा साहब गए हैं वहाँ नेगोशिएट करने के लिए इन गुड फेथ, और उनका ये कहना है कि हर स्टेज पे वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और ऊपर से अटैक्स आर कंटिन्यूइंग। तो जाहिर है फिर ख्वाजा साहब की जो आवाज़ है ये ख्वाजा साहब की आवाज़ नहीं है। हाँ, ये बड़ा अच्छा इशारा है वैसे। और इसी ज़िम्न में तज़किरा करूँ कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी पेशावर का विज़िट किया। उन्होंने वहाँ कबायली हमायदीन के जुर्गे से खिताब करते हुए ये कहा अफ़गानिस्तान के बारे में कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि एक एक पाकिस्तानी की जान बहुत अजीज़ है और बहुत कीमती है, उसका हिसाब लिया जाएगा। तो अब KP से ये कहा जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात थे इनमें KP हुकूमत का भी इनपुट लेना चाहिए था, उनका भी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। तो आपके ख्याल में ये ज़रूरी था कि? देखिए, बड़ा क्लियर कट है आयशा, KP हुकूमत और PTI तावन नहीं कर रही आपके नेशनल सिक्योरिटी इदारों के साथ। एक फंडामेंटल ओपिनियन है इमरान खान की PTI और इमरान खान की सरबराही में उनके सब लोग वो TTP के साथ खेलना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। अच्छा। वो हर किस्म की कंसेशन उनको देना चाहते हैं और उन्हीं की वजह से ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि जी इनको अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ले आया जाए, इन्हें यहाँ रहने दिया जाए और इनकी हर बात के ऊपर माना जाए, इनको पैसे दिए जाएँ, इनको ये दिया जाए, ये दिए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा। वो खराट हो गए ना जिन्होंने कहते हैं, ठीक। और अब भी खान साहब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि देयर इज़ अ लिमिट टू सम ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, और इसलिए आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि अब PTI से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी बात ये नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है उसको सबटाच करती है PTI। अब इनके लोकल इश्यूज़ हैं PTI के। अच्छा, इसलिए मगर वो जो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर जब लोकल इश्यूज़ आ जाते हैं तो फिर नेशनल इश्यूज रह जाते हैं पीछे। इसलिए आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि इनके साथ बड़ा समझाने की इनको कोशिश की। ये सुनते नहीं है, ये जाके लेट जाना चाहते हैं उनके आगे। अच्छा। ये एक्चुअली दे आर फॉलोइंग सम अदर एजेंडा। ये तो हमें शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। और वो उसकी बैकग्राउंड भी तो है ना कि खान साहब जब भी पाकिस्तान की बात आती है कि जी IMF का प्रोग्राम है तो खान साहब IMF को कहते हैं पैसे ना दें पाकिस्तान। लेटर लिख देते हैं, फिर कहते हैं जी कि निकालो इस गवर्नमेंट को, निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जाके पाकिस्तान के खिलाफ डेपोजिशंस देनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये तवक्को करना कि खान साहब की बात मानी जाएगी स्टेज पे नहीं। और ये जो चीफ गए हैं ना जो पेशावर, ये बिल्कुल यही कहने गए हैं वहाँ, बिल्कुल ये पैगाम देने गए हैं। अच्छा। PTI को भी और TTP को भी और वहाँ के गवर्नर साहब को भी और वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को भी। अदरवाइज उनको वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज और स्ट्रॉन्ग मैसेज, नॉट फॉर TTP बट ऑल्सो फॉर PTI। और मुझे फिक्र है कि PTI को अगर अभी भी समझ नहीं आ रही है कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, तो आई एम अफ्रेड थिंग्स कुड गेट रफ। राइट। और ऐसे में ईरान की तरफ से पेशकश के वो कशीदगी ख़त्म करवा सकते हैं,
इस पोजीशन में ईरान है? नहीं, ईरान इज़ अ नो पोजीशन। ईरान सिर्फ इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाना चाहता है, उसका अपनी एक जैसे कहते हैं ना यूटिलिटी दिखाना चाहता है। इस वक्त ईरान काफ़ी आइसोलेटेड है और ईरान को ख़तरा है कि अब इजराइल और अमेरिका उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं फिर से। तो इसलिए वो मुस्लिम कम्युनिटी जो बाहर बैठी है उनको साथ लेके चलना चाहता है। इसलिए वो कॉन्स्टेंटली हर चीज़ में लपक पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम हाजिर हैं, ताकि कोई ब्रिजेस बिल्ड हो जाएं विद द अदर मुस्लिम कंट्रीज। तो इसलिए दे ऑलवेज वांट टू बी यूजफुल, शो देयर यूटिलिटी, मगर उनकी कोई लेवरेज नहीं है विद द तालिबान, कोई लेवरेज नहीं है। ठीक है। और ऐसे में सेठ साहब की एक साइकोलॉजिकल है कि जी हम अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो वी रेडी टू डू, मगर वो तो टर्क्स भी कर रहे हैं और दोहा वाले भी पेशकश कर रहे हैं। ऐसे में सेठ साहब ने जैसे कि अपनी प्रेडिक्शन में कहा इब्तदाई कि रशिया और चाइना को भी इस मामले में सबको साथ मिल के चलना पड़ेगा और मसले का कोई हल ढूंढना पड़ेगा, और प्रेडिक्शन के मुताबिक एक और राउंड इसी तरह की स्ट्राइक्स का पॉसिबल है। तो देखते हैं कि अब जो मामला आगे चला है, मुज़ाकरात दोबारा में सज चुकी है, इसका नतीजा क्या निकलता है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब खैबर पख्तूनख्वा का मामला जो वहीं का वहीं है, जू का तू है, लेकिन इसमें हमने एक तो विजिटर्स जो इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं, मुलाकाती, उनकी लिस्ट के मामले पर एक बार फिर तनाज़ा देखा। सलमान अकरम राजा साहब को एक बार फिर ये कहते हुए देखा कि उनको जो पीछे करने या उनका नाम हटाने की जो कोशिश की जा रही है उनको शर्मिंदगी होगी जो उनके खिलाफ है नासिर। बट मीनवाइल सुहेल आफरीदी साहब की चौथी बार भी मुलाकात नहीं हो सकी, जिस पे वो भी बरहम दिखाई दी और सलमान अकरम राजा साहब भी बरहम दिखाई दिए। ऐसे में इस हफ्ते के दौरान एक और जो बड़ी खबर बनी वो ये थी कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इजलास में तो सुहेल आफरीदी इसलिए नहीं गए कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कोर कमांडर पेशावर जब उनसे मिलने के लिए आए तो वो 1-on-1 मुलाकात हो गई। सेठ साहब, उस मुलाकात में आपके ख्याल में क्या बात हुई होगी? ख़बरें तो ये हैं कि आम तौर पे चीफ मिनिस्टर कोर कमांडर के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए। वो एक रवाज सा बना हुआ है कि कोर कमांडर एटलीस्ट गंडापुर तो यही करते थे, उठ के चले जाते थे, कैबिनेट के साथ चले जाते थे। एक आध दफ़ा ऐसे भी हुआ, मगर क्योंकि कोर कमांडर इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द प्रोविंस। मगर अफरीदी साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपने आना, आ जाए मुझे मिलने के लिए। तो आई थिंक देन कोर कमांडर ने कहा ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, वो चले गए। अच्छा, लेकिन उससे पहले बानी से इजाज़त नहीं लेनी चाहिए थी कि मैं मिल लूँ? वो इजाज़त तो मुलाकात हो तो करे ना, मुलाकात ही नहीं हो रही थी, इजाज़त अगर इजलास में नहीं गए कि मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे बानी से इजाज़त लेनी है, तो कोर कमांडर को भी कह देते मैं बानी से पूछ के मिलूंगा। नहीं, वो इतना भी नहीं ना कर सकते, मतलब है तो एक किस्म का बॉयकॉट हो गया ना वो। तो आई थिंक उससे पहले कुछ लोग भी गए थे ना, आए गए कि यार ऐसे ना करो। वो कहा था कि आप आ जाएं तो इसलिए फिर वहाँ बात एक ही हुई होगी कि ये अफ़गान पॉलिसी के ऊपर, अच्छा, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के ऊपर, और कोई बात ही नहीं। अच्छा। और वो अफरीदी ने जैसे कह दिया आई एम नॉट गोइंग टू कोऑपरेट, वो नहीं कर रहे, तावन नहीं कर रहे किसी किस्म का भी। और उनका यही आप वाली बात है कि पहले मैंने मिलने दो ना, मुझे, मैं मिलूंगा तो फिर मेरे से बात करें इन सब चीज़ों के ऊपर। अच्छा। मगर इस्टेब्लिशमेंट को पता है इन्होंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, और इमरान खान ने क्यों इनको लगाया है और क्यों ये डटे हुए हैं टू हैव अ कॉन्फ्रंटेशन। तो इसलिए आई थिंक जैसे एक किस्म का डेडलॉक है ना बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हाँ, उसी किस्म का डेडलॉक है केपी में बिटवीन पीटीआई एंड द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो इसलिए दैट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक, इसीलिए चीफ गए हैं वहाँ टू लेंड सपोर्ट टू द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड टू गिव अ सिग्नल टू अफरीदी साहब जी। मैं समझता हूँ ये आखिरी स्टेज आई हुई है यहाँ भी। अच्छा। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सिचुएशन चल रही है ना, नको नाक के मैं तो अंदाज़ते हैं, और गलत फहमी नहीं होनी चाहिए पीटीआई को अबाउट दिस। बस इससे ज़्यादा मुनासिब नहीं है कुछ कहना। देखिए, प्रोविंस को चलाना है, प्रोविंस इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर प्रोविंस ने एंटी पाकिस्तान पोजीशन ले लेनी है फॉर वन रीज़न और अनदर, तो फिर जाहिर है you know what happens in national security establishment positions. And I am concerned. PTI के अपने दुख अपनी जगह पे हैं, इसीलिए आपको पता, मैंने पहले दिन कह दिया था कि बिल्कुल मिलने देना चाहिए
अगर ये मिलना चाहते हैं इमरान खान को तो बिल्कुल मिलने देना चाहिए, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा। मगर मेरा ख्याल है असेसमेंट ये है कि जब भी खान को कोई मिलता है तो खान और भी सख्त हदायत दे देता है जी। और इसलिए तो फिर ये है कि अच्छा फिर टू कैन प्ले द गेम, आप ऐसे करते फिर हम भी ये कर सकते हैं। अच्छा। देखिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, अगर और लोग मिल रहे हैं खान को तो सीएम को क्यों नहीं इजाज़त मिल रही मिलने की? रिडिकुलस। क्योंकि अलीमा खान आके बता तो देती है कि खान ने ये कहा ये कहा ये कहा, तो व्हाट्स द बिग डील। और अब यही खान कह रहा है कि क्या काबीना के बारे में भी खान ने यही कहा है। जी जी, वो उज़्मा खान साहिबा जो हमशीरा, उन्होंने क्या बना लिया मुख्तसर, और उन्होंने अपने 10 बंदे जो नॉमिनेट कर रहे हैं वो सारे हार्ड लाइनर्स हैं, एक आध नहीं होगा बाकी सारे हार्ड लाइनर्स हैं। उन्होंने अपने जैसे और लोग इकट्ठे कर लिए, तो ये तो क्लियर है ना कि यू आर गोइंग फॉर कॉन्फ्रंटेशन। और जो उनकी स्ट्रेंथ है उन्होंने दिखा दिया है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें उनके MPs आर नॉट रेडी टू ब्रेक। वो तकड़े हैं सारे, देर ऑल टुगेदर। सेनेट के इलेक्शन में भी आज पता चल गया, वो भी पता चल गया, आपने असेंबली में भी देख लिया, प्रोविंशियल असेंबली में भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हुआ एंड सो ऑन। तो दी PTI इज यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। वो जो डिफरेंसेस नज़र आते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल इश्यूज कम टुगेदर, बिकॉज उसका मतलब ईजी है ना, समझ ये है कि इमरान खान के खिलाफ नहीं जा सकते कोई भी, और अगर कोई कोशिश भी करता है तो खान विल टेक एक्शन। तो अब आपने देखा ना गंडापुर कितनी मुश्किल से सर्वाइव किया, इन द एंड कुडंट सर्वाइव बिकॉज ही इज प्लेइंग बोथ साइड्स। खान विल नॉट अलाउ दिस, खान सेज यू डू व्हाट आई से, एंड दैट्स इट। तो आई थिंक अब ये अफरीदी साहब जो हैं ये लगे हुए हैं हर बात खान की मानने के लिए। आई डोंट थिंक इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खान को कुछ समझा सकें या उसे कुछ चीज़ मनवा लें। सो ही विल सिंपली कैरी आउट द ऑर्डर्स, एंड आई थिंक जो ऑर्डर्स हैं उनको अगर क्रूड तरीके से फॉलो किया, लिटरली फॉलो किया, अगर उसने कहा जी कि लॉन्च कर दो एक अटैक ऑन इस्लामाबाद, तो ये शुरू हो जाएंगे तैयारी, ऐसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दो या एहतजाज का ऐलान कर दो, तो ये तैयार हो जाएंगे करने के लिए। और फ्रैंकली अगर ये वो रास्ता इख्तियार करते हैं तो पिछली दफ़ा जो हुआ था उससे भी ज़्यादा हो सकता है इनके खिलाफ। बस अच्छा, गवर्नर केपी भी चेंज हो रहे हैं या गवर्नर राज भी? नहीं, गवर्नर राज की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कर तो सकते हैं और शायद हो भी जाए एट सम स्टेज, मगर मेरा ख्याल है कि कोशिश उनकी यही है कि इनको समझाया जाए कि यू नो लर्न टू लिव एंड लेट लिव, ऐसे ना करें आप। अच्छा। बट मैं एक बात कहूँ जाते जाते, आप आखिरी लिमिट पे आए हुए हैं यहाँ बिटवीन PTI एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो इस मेल्टडाउन के बाद तो फिर गवर्नर राजी है ना, किसी ना किसी के हाथ में तो कुछ ना कुछ तो होगा। आई थिंक आई एम वरीड। फील्ड मार्शल ने ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान खुसूसन KP को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से भी पाक किया जाएगा। यही बात जो DGI SPR पहले कर चुके हैं, सहूलतकारों। अब आप समझ जाए। हाँ, तो हमने ये देखा कि जिस दिन कोर कमांडर मिले तो सभी को था कि अब सेटलमेंट हो जाएगी, समझा दिया जाएगा, कोऑपरेशन का कहा जाएगा, और जैसे मुलाकात कर ली तो बात भी आगे बढ़ जाएगी। बट DGI SPR को तनकीद का निशाना बनाया गया सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से, तो इससे अंदाजा हुआ कि वो मुझे पूछ लेते तो मैंने कहना था कुछ नहीं मिलना आपको, जैसे मुझे पूछ लेते तो मैंने कहना था टर्की में कुछ नहीं मिलना। मगर फिर भी ये करना पड़ता है, दिखावे के लिए भी, और कोशिश, जेन्युइन कोशिश भी करनी पड़ती है। ठीक। और उसका नतीजा यही है, क्योंकि इस वक्त यहाँ भी डेडलॉक है, जैसे वहाँ डेडलॉक है यहाँ भी डेडलॉक है। ठीक है, और डेडलॉक का अंजाम क्या हो सकता है पॉसिबली, वो तो आपने हमें बता दिया। डेडलॉक कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा। सो ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान से PTI की पींगें और इशाइये दिए जाना और मिलना मिलाना और बात करना, ये किस जिम्मे में है? और फिर देखिए PTI की तो कोशिश है ना कि और भी कोई साथी साथ चले, कोई साथ चले। मौलाना इज़ वेरी बिग फोर्स। मौलाना जहाँ भी जिसके साथ इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ही कैन क्रिएट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो मगर मौलाना जो है वो अपनी ऑटोनॉमी जो है ना फैसले की, वो किसी और के हवाले हाथ में नहीं देना चाहते। वो कहेंगे कि जो फ़लसफ़ा उनका है उनको ज्वाइन करें, ये नहीं कि PTI के फ़लसफ़े को ज्वाइन करें और उनकी दुम बच जाए। ये मौलाना कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और PTI कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि वो मौलाना की दुम बन जाए। अच्छा। तो इसलिए यहाँ आके बातें चलती हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, मगर फिर पूरा साथ नहीं देते एक दूसरे का। तो
दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर दिया था एज अपोजिशन लीडर, पीटीआई की जानिब से सिग्नेचर्स भी कर दिए थे जितने अरकान असम्बली हैं, लेकिन अब ये ख़बरें आ रही हैं कि बाकायदा उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के मुखालिफ तकारीर हैं उनका पहले जायज़ा लिया जाएगा और आर्टिकल 62-63 के मुताबिक उन्हें जांचा जाएगा कि वो अपोजिशन लीडर बनने के अहल हैं भी या नहीं। इस मामले पर भी इत्तफ़ाक़ राय हासिल करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मौलाना से मिली। आप देख रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनते हुए? देखिए वो बना तो दिया उन्होंने, हाँ, लेकिन अभी तो रिक्विजिशन इन अ वे जमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट नहीं होने देगी और ये जाएगी अदालतों में और वहाँ जाके फंस जाएगा। अच्छा, तो इसके देयर विल बी नो अपोजिशन लीडर। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चलने नहीं दी जाएगी अभी तक। अच्छा, लेकिन इसके बरक्स बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो कहा जा रहा था कि नहीं होने दी जाएंगी, लेकिन वो हो गई। हाँ, ये अफरीदी की नॉमिनेशन, हाँ ये भी कहा जा रहा था कि ये नहीं होगा, नहीं होने, मगर मेरा ख्याल है इन्होंने देखा, कोशिश की इन्होंने, मगर दे कुडंट स्टॉप इट। वो बड़ी यूनिटी है ना पीटीआई के अंदर, तो वो दे कुडंट ब्रेक इट। अच्छा, मौलाना भी नामजद हो सकते हैं? मौलाना डजंट वांट टू बी ऑपोजिशन लीडर। वो क्या चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें, गवर्नमेंट से जो कुछ ले सकते हैं ले लें, मगर अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस किसी के वाले वो नहीं करेंगे। हाँ, वो इंडिपेंडेंट फोर्स रहेंगे। देखिए, डोंट फॉरगेट, ही इज़ अ कंटेंडर फॉर पावर इन केपी। वो तो केपी की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर या अपने अलायंसेस के ऊपर बनाना चाहते हैं, और वो और पीटीआई की वही दुश्मनी है जो कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की है। ये है मामलात और किस तरह से एक तरफ सियासी है, दूसरी तरफ कुछ जाती है। मुख्तसर कॉन्क्लूड कर दिया सारे मामले को, किसकी क्या पोजीशन है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं बेशक वो आने वाले हालात का नक्शा खींचती हैं, लेकिन हौसला अफजा नहीं होती, स्पेशली जब किसी सीज़ फायर की बात हो। तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपने गज़ा वाले मामले पे जब ये सीज़ फायर हो रहा था, जिसके लिए एक इज्तिमा बाकायदा मुनक्किद किया गया, उस पर सिग्नेचर्स हुए, उसके क्रेडिट्स लिए गए, तो आपने उसके बारे में क्या कहा था, वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में। इसराइल ने जितनी कंसेशन देनी थी वो दे दी। उनका एक ही मकसद था कि हॉस्टेजेस वापस हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही मकसद है। इसके आगे कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की भी। जैसे ही हॉस्टेजेस एक्सचेंज होंगे, इसराइल विल कंटिन्यू इट ऑन इट्स ओल्ड पाथ। इसराइल हैज़ नो इंटेंशन ऑफ अलाउइंग गाज़न्स टू कम बैक, जो चले गए हैं। ये बात बिल्कुल आगे नहीं जाएगी बियॉन्ड द हॉस्टेज एक्सचेंज। इसराइल का एक ही मकसद था हॉस्टेज एक्सचेंज, वो अब करवाने जा रहे हैं। अगर ये हो जाता है विदाउट एनी हिकअप्स, तो उसके बाद इसराइल अपनी पुरानी पॉलिसीज़ के ऊपर बिल्कुल 1 इंच भी कंसीड नहीं करेगा। बेसिकली दिस इज़ अ प्लान टू डिसआर्म हमास एंड देन लेट इसराइल हैव इट्स से। और सेठी साहब प्रेडिक्शन के आन मुताबिक इसराइल ने जो मुगवी हैं उनकी लाशों के ऊपर इशू बना के बमबारी का हुक्म दिया नेतन्याहू ने, और शदीद बमबारी अब भी जारी है रिपोर्टेडली, और सैकड़ों की तादाद में अब हलाकतें हो चुकी हैं। तो अब क्या मुस्तकबिल है सीज़ फायर माहदे का? देखिए, इसराइल ने 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं अभी आजकल में, जो उस वक्त बात नहीं की थी, आज कब कर दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो फोर्स बनने जा रही है जी, स्टेबलाइजेशन, इसके ऊपर वीटो पावर है हमारा। हम फैसला करेंगे कौन इस फोर्स में होगा या कौन नहीं होगा। क्या पाकिस्तान होगा, क्या सऊदी अरेबिया होगा, क्या टर्की होगा, जो भी नॉमिनेट किए जाएंगे वो हम वीटो करेंगे। और एक वीटो तो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम टर्की को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो सारी फोर्स है, इवेंचुअली ये इसराइल फैसला करेगा कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। एक दूसरा ये कि ये मुस्लिम फोर्स होगी, ये यूरोपियन फोर्स नहीं होगी, वेस्ट की इस फोर्स नहीं होगी। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि इसराइल ने इसको चलने नहीं देना, और हो सकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो उसके अंदर इस फोर्स का और इजरायली आर्मी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ये ऐन मुमकिन है। तो इसलिए इसराइलीज डोंट वांट टू टेक अ पंगा विद द यूरोपियंस। अगर उन्होंने लड़ाई झगड़े करने हैं ऑन द ग्राउंड, तो दे विल बी, वो चाहेंगे कि ये मुस्लिम ममालिक से हो। सो पहली बात तो ये, क्योंकि वो यूरोपियंस के साथ नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं या जिनको ट्रंप ले जाना चाह रहा है वहाँ, जिसका जिक्र आ रहा है, उसमें इंडोनेशिया आ रहा है, टर्की आ रहा है, यूएई आ रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहा है, अजरबैजान आ रहा है, हमारा नाम भी आ गया। इसराइल कह रहा है कि हम ये कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का अम्ब्रेला होना चाहिए। अच्छा, ये
अमेरिका का अम्ब्रेला नहीं होना चाहिए। छतरी जड़ी है ना यदि वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास करो, वहाँ फैसला करो, और ताकि प्रोटेक्शन हमें यूएन की मिले और एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल जाए हमें। अभी तो इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। अमेरिका क्या है और इसराइल ने कि ऐसी फोर्स बना लेनी है, और अभी तक वो कह रहे हैं कि जो टोनी ब्लेयर को लेके आएंगे इसके अंदर, वॉर क्रिमिनल। तो ये तो अभी बहुत से मरहले क्रॉस होने हैं आयशा, बिफोर ये फोर्स जो है ये बनती है, और इसकी क्या राइट्स होंगी, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और मगर यूएन में ये मसला है कि अगर ये कहते हैं कि हम यूएन का सहारा लेना है हमने, तो वहाँ तो वीटो पावर है अमेरिका के पास जी, और वो आप समझे कि इजराइल का वीटो पावर है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत से मरहले अभी रह गए हैं। अभी बड़ी प्री मैच्योर स्टेज है कि ये कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। इसीलिए जब पाकिस्तान में लोग पूछते हैं जी हमारे सियासतदानों को, तो आगे से जवाब यही मिलता है कि हम तो वही करेंगे जो कि सब बाकी मुसलमान मिलके हम फैसला करेंगे। और तो अभी तो बात नहीं हो रही, अभी तो देखा जाएगा आगे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इजराइल विल कंट्रोल दिस। और अगर ऐसी कोई फोर्स बनती भी है, जो कि मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, तो उस फोर्स को कहा जाएगा कि आपका दो काम है, आपके तीसरा काम नहीं है आपका। पहला काम यह है कि हमास को डिसार्म करना है। आप पहले कॉन्फ्लिक्ट जो है आपकी इस फोर्स की स्ट्रेट अवे हमास के साथ। हाँ, क्योंकि TORs तो अभी बने ही नहीं कि वो फौज करेगी। और नहीं, इजराइल ने बड़ा वाज़े कर दिया है अच्छा कि ऐसी फोर्स के पास दो टास्क होंगे, दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दो गोल्स होंगे। पहला गोल यह है कि हमास को डिसार्म करना है। दूसरा ये है कि फ़लस्तीनियंस ये जो हमने सारा कुछ करना है, बनाने ये सारी चीज़, वापस नहीं आने देना इनको। अच्छा, इनको रोकना है फ्रॉम कमिंग बैक। तो ये आप मुझे बताएं, ये मुस्लिम ममालिक जो सोच रहे हैं वहाँ जाने का, ये कैसे करेंगे ये? कि वो कहते हैं केड़े मुँह ना करेंगे, केड़े मुँह ना कर। बट अलल ऐलान इजराइल की तरफ से ऐसी बातें सामने आना, तो ऐसे लगता है जैसे उसको एतमाद है कि उसका कोई मुखालिफ नहीं है और वो इस मुआहदे की ढाल लिए हुए है जो करना चाहता है इसकी आड़ में। अमेरिका उसके साथ है जी। और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि कोई भी जेपरडाइज नहीं कर सकता इस मुआहदे को, इस सीज फायर को, बिसाइड बॉम्बिंग। तो सीज फायर कहाँ हुई है? हो रही है, वो तो चल रहा है, लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं। हाँ, बट वो हेडलाइंस के लिए इस तरह की खबरें बना, वो बहुत सी खबरें इस किस्म की बनाता है, बट ही हैज फेल्ड। तो और ये चलेगा नहीं ये काम। जैसे आप फोर्स की आप बात करें, तो इस इशू के ऊपर बहुत से अभाम हैं, बहुत सी चीज़ें अभी फाइनलाइज आपके मुताबिक होना बाकी हैं। तो ऐसे में फील्ड मार्शल का जो विज़िट है, जिसमें उर्दन और उन्होंने मिस्र का विज़िट किया, फिर सऊदी अरेबिया का भी विज़िट वज़ीर आज़म के हमरा किया, वहाँ मिस्र में और उर्दन में जो उनकी मुलाकातें हुई, उसको लेके इंडियन मीडिया ने हेडलाइंस बनाई और बाकायदा ये बात की कि इस बात पर इत्तफाक हो चुका है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जाएंगी, तादाद भी बताएगी, मेंशन की गई, और फिर उनका काम ये होगा हमास को डिसार्म करना एंड ऑल दैट डिटेल्स। आपका क्या ख्याल है कि FM जी इन सारे मुल्कों को मिलने जा रहे हैं, क्या बात हो रही है वहाँ? यही बात हो रही है ना कि ये जो फोर्स बनने जा रही है, अगर हम लोगों ने उस फोर्स के अंदर होना है, तो हमारे क्या डिमांड्स हैं, हम क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। बिकॉज हमारे मुल्क के अंदर, सब मुल्कों के अंदर जो आवाम है वो तो एंटी इजराइल है, प्रो पैलेस्टाइन है, और वो प्रो हमास भी है। तो अगर हमको ये काम दिया गया कि हमने हमास की छुट्टी करानी है और इजराइल को हेल्प करना है, तो फिर तो आप देख लें फिर हम कैसे करेंगे ये। तो हम आपस में तो कोई इत्तेफाक कर लें इकट्ठे होके। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है ना सारा कुछ, सारे तैयार हो गए हैं, मगर आपस में तो इन्होंने आपस में डिस्कशन नहीं की। एंड आई थिंक दी FM इज़ टेकिंग अ ग्रेट इनिशिएटिव कि जाके क्लैरिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि भाई हम तो एक सफ़े पे आ जाएं, क्या आपने करना है और क्या नहीं करना, और कौन हमें रोक सकता है कौन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसके हेडक्वार्टर्स जो फोर्स के हैं वो अमेरिकन कमांड के अंडर होंगे। अब सोचिए कि भाई अमेरिका के चौथे मलियो आके इस कमांड के हेडक्वार्टर्स विल बी इन अमेरिकन कंट्रोल टेरिटरी, वो तो एक किस्म की इजरायली हो गया ना जी। तो इसलिए आई थिंक देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या ये पहले करेंगे बाद में क्या करेंगे, जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज आ रही हैं उनको कैसे मॉनिटर करेंगे, उनको कैसे लेके जाएंगे, आगे क्या होगा, एंड सो ऑन। आई थिंक पता है मसला क्या है जी? जब UN के अंडर कोई चीज़ होती है ना, तो वो एक प्रेसिडेंस है, पीस कीपिंग जी जी। इससे पहले भी बोस्निया में भी हुआ, तो वो UN की और बड़ी क्लियर कट बात होती है पीस कीपिंग। यहाँ पीस कीपिंग तो है ही नहीं ना, यहाँ तो डिसआर्म करना है और इविक्ट करना है लोगों को। दिस इज नॉट पीस कीपिंग। इशारा ये पीस कीपिंग का किया जा रहा है, मगर समथिंग एल्स इज हैपनिंग हियर। यहाँ तो एक जेनोसाइड है, उसको लेजिटिमेसी मिल रही है। तो आई थिंक ये जो लोग भी कमिट करेंगे, जो मुल्क कमिट करेंगे,
उनको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए कि ये ना हो कि घर में उनके खिलाफ ही महाज बनने शुरू हो जाएं और वहाँ आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं। अच्छा, आगे जाने से पहले कि हुकूमती जो मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो स्टेटमेंट, उनकी स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या जिस तरह तुर्की पर एतराज़ किया, इसराइल पाकिस्तान पे भी कर सकता है? आपने कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं शामिल होता चाहता जी। अगर आप निकाल देते हैं तो और बात है। अगर आप एतराज़ करेंगे तो वो आपका मौक़िफ़ होगा। बिकॉज ये डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने खुश किया ना कि हम तो करना चाहते हैं, मसला हल करना चाहते हैं, ठीक, और ये नहीं इसमें कह सकते कि फिर हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। इसीलिए सबको कहा जा रहा है कि मिल के एक इत्तेफाक के साथ अपना एजेंडा क्लियर होना चाहिए। इसीलिए जॉर्डन भी गए हैं FM, उधर शहबाज साहब चले गए हैं सऊदी अरेबिया, और मोहसिन नकवी ईरान पहुंचा हुआ है एंड सो ऑन। तो आप समझें कि दे आर ट्राइंग टू स्टिच इट टुगेदर, बिकॉज देखिए इन सब ममालिक में सबसे कम प्रेशर पाकिस्तान पे है और सबसे ज़्यादा प्रेशर अमेरिका का बाकी मुल्कों पे है। सिर्फ एक पाकिस्तान और इंडोनेशिया हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो रीजन में भी नहीं है ना। हाँ, इसीलिए ये थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट कोर्स को एस्टैब्लिश करना स्टिच अप कर रहे हैं। पार्लियामेंट को एतमाद में लेना मुमकिन हो पाएगा इस सारे मामले में? पार्लियामेंट तो नाइदर है नो देयर। ओके, सो वो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बट पार्लियामेंट के अंदर भी शोर पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, जैसे यमन के मामले पे हुआ था। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, ये इतना आसान काम नहीं है। और वो जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, बड़े गार्डेड हैं। अगर वो साथ चलेंगे, अगर ये होगा, अगर वो होगा, तो ये मौका है, ये है, ये सब डिप्लोमेसी, ये पॉलिटिक्स है। सो फेवरेबल होगा पाकिस्तान के लिए? जैसे ये कह रहे हैं किबला अव्वल ज़ाहिर है जाना है, सादत की बात है, बड़ी खुशकिस्मती होगी ये। अगर मगर वाली बात है ना, ये होगा नहीं है, आपको मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये फेल हो जाएगी, ये फोर्स ही नहीं बनेगी नहीं। और इसके मामला जो हैं वो क्योंकि बहुत ट्रिकी हैं और उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सी निटी ग्रिटी ऐसी है जिसका तय करना अभी बाकी है, और उसके साथ इसराइली अज़ाइम भी आपके सामने। प्रोग्राम में आपने जो कुछ सुना, इसके अलावा भी अगर आपके जहन में हो कोई सवाल तो आपके सामने नंबर, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।